गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोऑर्डिनेशन। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें मेटल और लीगेंड के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है। तो बहुत सारी बॉन्डिंग प्रपोज हुई, बहुत सारी बॉन्डिंग के लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई। उनमें से जो सबसे पहली थ्योरी आई वो आई आपके पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम बीबीटी कहते हैं। दूसरी जो थ्योरी है वो आई आपके पास सीएफटी, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। और तीसरी जो थ्योरी आपके पास आई और जो सबसे एडवांस थ्योरी जो आपके पास है वो है आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या सीएफटी के बारे में हम बात करेंगे। तो सीएफटी पे बात करने से पहले एक थ्योरी आई थी हमारे पास बीबीटी। तो बीबीटी से स्टार्ट करना जरूरी है। बीबीटी बीबीटी जिसको बीबीटी 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 जिसको सिंपली हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जो बीबीटी थी, बीबीटी कहती थी कि आपके पास मेटल और लीगेंट में जो बॉन्डिंग होगी, मेटल और लीगेंट में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी बॉन्डिंग होगी, आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको बीबीटी समझा पा रही थी, लेकिन उसके अलावा भी, उसके बाद भी बीबीटी की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। तो बीबीटी की कुछ लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट हो गया है लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, बीबीटी की लिमिटेशन थी। बीबीटी लिमिटेशन क्या थी कि जो सबसे पहली लिमिटेशन थी, तो बीबीटी आपको नहीं बता पाती थी, टाइप ऑफ लीगेंट के बारे में नहीं बता पाती थी। बीबीटी आपको यह नहीं बता पाएगी कि आपका जो पर्टिकुलर लीगेंट होगा कब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होगा और कब वो वीक फील्ड लीगेंट होगा। बेसिकली जब आप ये नहीं बता पाएंगे कि लीगेंट आपका कब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और कब वीक फील्ड होगा, तो ये पहली लिमिटेशन थी बीबीटी की। बीबीटी की एक दूसरी लिमिटेशन थी कि बीबीटी आपका कलर एंड स्पेक्ट्रा, कलर और स्पेक्ट्रा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती थी। कलर एंड स्पेक्ट्रा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। बीबीटी ये नहीं बता पाती थी कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके कलरफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, ये आपको कौन नहीं बता पाता था, बीबीटी नहीं बता पाती थी। तीसरी जो मेन पॉइंट है कि अब भाई बीबीटी नहीं बता पाता था, बीबीटी नहीं बता पाता था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम के बाद में, मैग्नेटिक मोमेंटम पे आपका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में आपके पास कौन नहीं बता पाता था, बीबीटी नहीं बता पाती थी। तो बीबीटी की अपनी ये सारी लिमिटेशन थी। तो इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, इन लिमिटेशन पे निजात पाने के लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स के दो साइंटिस्ट आए। उन दो साइंटिस्टों ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की, जिस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, सीएफटी कहते हैं। तो उस थ्योरी पे हम बात करने वाले हैं। तो ये थी पहली पहली बात, तो बीबीटी के बारे में हुई। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, हम आज के मेन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और मेन टॉपिक हमारा क्या है, मेन टॉपिक है हमारा आपका क्रिस्टल क्रिस्टल फील्ड फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, सीएफटी भी कहते हैं। बेसिकली सिंपली क्या कहते हैं, हम इसको सीएफटी कहते हैं। दो साइंटिस्ट हुए थे आपके पास, दो साइंटिस्ट हुए थे आपके पास, बैथे बैथे इनका पूरा नाम हंस बैथे था, एंड वन ब्लैक। ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था। ये दो साइंटिस्ट थे, हंस बैथे एंड ब्लैक। दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्टों ने आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रपोज की। और ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, ये किसके लिए डिस्कस कर रहे थे, ये आयनिक सॉलिड के बारे में के लिए डिस्कस कर रहे थे। आयनिक सॉलिड्स पे ये डिस्कस कर रहे थे। तो इन्होंने पहले अपने कुछ एजम्पशंस दिए, कुछ एजम्पशंस मतलब कुछ परिकल्पनाएं की। उन एजम्पशंस के बेस पे इन्होंने सीएफटी को डिस्कस किया। तो पहली चीज हो गया है आपका एजम्पशंस ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ एजम्पशंस। तो एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस या assumptions 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 of
CFT के कुछ एजम्पशंस थे, उनके बारे में बात हुई थी। और पहला जो एजम्पशंस था तो वो था आपके पास पॉइंट चार्ज के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट चार्ज के बारे में। मैं समझा देता हूं आपको क्या मतलब है इनका। ये कह रहे थे कि आपके जो नेगेटिवली चार्ज लीगेंट है, जैसे आपके पास हेलो नेगेटिव हो गया है, या आपके पास OH नेगेटिव हो गया, या साइनो नेगेटिव हो गया है, ये किसकी तरह काम करते हैं? ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। या फिर न्यूट्रल लीगेंट है। न्यूट्रल लीगेंट कौन कौन से है? जैसे अमोनिया हो गया, आपके पास अमोनिया हो गया, पिरिडीन हो गया, या वाटर हो गया, ये सभी किसकी तरह काम करते हैं? डाइपोल की तरह काम करते हैं। तो पहले इन्होंने कहा कि भाई कि आपके जो नेगेटिवली चार्ज लीगेंट हैं वो आपके पॉइंट चार्ज हैं, और न्यूट्रल लीगेंट जो हैं वो आपके डाइपोल की तरह काम करते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास जो मेटल कैटायन होता है, मेटल कैटायन और इंटरेक्शन होता है आपके पास जो लीगेंट का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिवली चार्ज जो लीगेंट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? मेटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया केस सही। लेकिन अगर आपके पास कोई न्यूट्रल लीगेंट हो, जैसे अमोनिया हो गया है, तो उस मॉलिक्यूल का जो न्यूट्रल नेगेटिव एंड होता है वो नेगेटिव एंड अप्रोच करता है किसकी तरफ? मेटल की तरफ अप्रोच करता है। तो पहला एजम्पशन क्या है? पॉइंट चार्ज। वो कहता है कि आपके जो नेगेटिवली चार्ज लीगेंट होते हैं उनको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, और जो न्यूट्रल लीगेंट होते हैं वो डाइपोल की तरह काम करते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज लीगेंट जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं मेटल कैटायन के साथ, या आपका डाइपोल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इंटरेक्ट करता है मेटल कैटायन के साथ। क्या करता है? वो इंटरेक्ट करता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया पॉइंट चार्ज के बारे में। दूसरा ये बताते हैं कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में। दूसरा पॉइंट किसके बारे में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बेसिकली ये कहता है कि आपके पास मेटल और लीगेंट के बीच के जो बॉन्डिंग होती है, मेटल और लीगेंट के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग कैसी होती है? प्योरली आयोनिक बॉन्डिंग होती है। प्योरली कैसी बॉन्डिंग होती है? आयनिक, पूरी तरीके से आयनिक बॉन्ड होते हैं। और आप लोग जानते हैं आयनिक बॉन्डिंग अगर होगी तो कैसी होगी? या तो वो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। तो दो तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करते हैं। पहला हो गया है, दो तरीके के फोर्स काम करते हैं। पहला हो गया है आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो तरीके के फोर्स काम करते हैं। पहला हो गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच काम करता है? आपके पास मेटल कैटायन और जो नेगेटिवली चार्ज आपके पास जो लीगेंट है, नेगेटिवली चार्ज लीगेंट है, ये डाइपोल जो है आपका, बेसिकली जो डाइपोल आपका है उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मेटल और लीगेंट के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जबकि फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करता है। और ये रिपल्सन किसके बीच काम करता है? कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच में, और किसके बीच में? लीगेंट के इलेक्ट्रॉन के बीच में। मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में और लीगेंट के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। तो दूसरा एजम्पशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन। और वो कहता है कि आपका की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली आयोनिक होती है। दो तरीके के फोर्स काम करता है। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है मेटल और लिगेंड के बीच में, और फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में। मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या काम करता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा है, तो क्या दोनों फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे? क्या दोनों फोर्स एक दूसरे को खत्म करेंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो डोमिनेट करता है। अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्सन।
रिपल्सन, अट्रैक्शन डोमिनेट करता है रिपल्सन पे, इसीलिए क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। और तीसरा जो ये पॉइंट कहता है, ये कहता है डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल के डिजेनरेसी के बारे में ये है। तो डिजेनरेसी ये क्या कहता है कि जब मेटल जो फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में जब मेटल होता है तो उसमें ऑल 5d ऑर्बिटल क्या होते हैं, 5d ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं। और डीजेनरेटेड का मतलब क्या है, डीजेनरेटेड का मतलब क्या है, डीजेनरेटेड का मतलब है ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, किस सेम एनर्जी के होते हैं, सभी ऑर्बिटल किसके होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं फ्री स्टेट में जब लीगेंड। लेकिन जब लीगेंड अप्रोच करता है, जब आपका लीगेंड क्या करता है, अप्रोच करता है तो उस समय क्या होता है, डिजेनरेसी क्या होती है, आपका डिजेनरेसी क्या होती है, रिमूव होती है। बेसिकली ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये दो एनर्जी के सेट में टूट जाते हैं, Eg और 2Tg में। तो बेसिकली लीगेंट जो आपके मेटल के ऑर्बिटल में डिजेनरेसी क्या होती है आपकी, रिमूव हो जाती है, डिजेनरेसी आपकी रिमूव हो जाती है। तो तीन एजम्पशंस उसने दिया था, तीन एजम्पशन दिया था। पहला हो गया पॉइंट चार्ज के बारे में, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, और तीसरा हो गया है डिजेनरेसी ऑफ योर डी ऑर्बिटल की डिजेनरेसी के बारे में। अब हम देखेंगे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब हम डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में जानेंगे, और जब हम डी ऑर्बिटल की जो शेप समझ लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो पहले चलते हैं, ये तो एजम्पशंस थे, अब अगला नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपके पास क्या है आपके पास, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की क्या होती है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, नेक्स्ट पॉइंट। तो बेसिकली आपके पास डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, अगर मैं आपसे कहूं डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, आप जवाब देंगे 5, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 6 ऑर्बिटल होते हैं, और 2 ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करके 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल होते हैं, ये छठवां ऑर्बिटल है, 6 ऑर्बिटल होते हैं। अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा। पहला ऑर्बिटल होता है आपका dxy, दूसरा होता है dyz, तीसरा होता है dzx, और अगला होता है ये वाला होता है आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगला होता है dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगला होता है आपका dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 6 ऑर्बिटल हो गया है। तो बेसिकली ये जो 6 ऑर्बिटल होते हैं ये 2 सेट में टूट जाते हैं। पहला सेट होता है आपके पास 2Tg में कौन कौन से होते हैं आपके पास, dxy, dyz और dzx होते हैं। ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये लाई करते हैं बिटवीन द एक्सेस। अभी मैं इसको ड्रॉ करके भी मैं आपको बताऊंगा। पहला हो गया है बिटवीन द एक्सेस, और Eg जो होता है वो होता है आपके पास ऑन द एक्सेस। Eg कहाँ होता है, ऑन द एक्सेस। और ये कौन कौन से वाले हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपका dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और dz स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये दो सेट में टूट जाते हैं। एक 2Tg होता है डबली डिजेनरेटेड, और ये होता है आपका ट्रिपली डिजेनरेटेड। अब दिखाते हैं। सबसे पहले हो गया है, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके पास किसकी, dx स्क्वायर माइनस dx, ये हो गया है, 4 लोब होती हैं, ये हो गया है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास dxy का, ये आपके पास x एक्सेस है, ये आपके पास y एक्सेस है, और इससे बाहर को, बोर्ड से बाहर को कोई z एक्सेस आ रहा होगा, तो ये dxy हो गया है। इसी तरीके से आपके पास दूसरा एक्सेस भी होगा, ये हो गया है आपके पास, अगर ये z है ये y है, तो ये हो गया है dyz हो गया। और आपके पास जो तीसरा एक्सेस बनेगा वो इस तरीके से, तीसरा जो ऑर्बिटल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इसका नाम है dzx, और ये आपका पास x है
और ये क्या है, z है। तो ये जो तीन ऑर्बिटल जो मैंने अभी बनाए हैं, dxy dyz और dzx, dxy dyz dzx, अगर आप देखेंगे ये किसके बीच में है, किसके बीच लाई कर रहे हैं, ये एक्सेस है, ये एक्स है, ये आपके पास एक्सेस है। तो बेसिकली ये इस रीजन में लाई कर रहा है ना, इस रीजन में या इस रीजन में, इन दोनों एक्सेस के बीच में है ना ये। तो इसीलिए इसको देखो, यहाँ पे भी देखेंगे ये किस में इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये बिटवीन द एक्सेस है, एक्सेस के बीच में है। तो ये हो गया है बिटवीन द एक्सेस हो गया है। जबकि आपके पास दो एक्सेस जो होते हैं, आपके पास वो जो दो एक्सेस होते हैं कौन कौन से आपके पास, पहले ये हो गया, इसको बनाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनता है, ये हो गया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत बना दिए हैं मैंने, मेरी गलती हो गई है, सॉरी। बिटवीन द एक्सेस बनाने थे मुझे, मैंने तो वो ऑन द एक्सेस बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, डी एक्स वाई। ठीक है, ये x है और ये y है, और ये क्या है, डी एक्स वाई। तो कैसे बनाऊंगा मैं, ये x एक्सेस y एक्सेस हो गया है, तो ये एक लोब, दूसरी लोब, तीसरी लोब और चौथी लोब। तो ये हो गया डी एक्स वाई। अगला हो गया डी वाई जेड, ये y है और ये z है। तो ये हो गया इस तरीके से, ये और तीसरा कौन सा है आपके पास, डी जेड एक्स, ये आपके पास z हो गया, तो ये x हो गया, ये डी एक्स डी जेड एक्स, डी जेड एक्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो लोब्स है वो किसके बीच में आ रही हैं, ये एक्सेस के बीच में आ रही है, हर एक्सेस के बीच में आ रही है, इसीलिए ये क्या है, ऑन द एक्सेस है। ये किस पे है, बिटवीन द एक्सेस है। कौन कौन से वाले, 2tg वाले। लेकिन जो eg वाले हैं आपके पास वो कौन से हैं, ऑन द एक्सेस। और ये आपके पास x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे बनाऊंगा मैं, ये और ये हो गया है मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक और बनता है मेरे पास कौन सा वाला, मेरा कौन सा वाला हो गया है, अब ये दो बचे हुए हैं, ये दो बचे हुए हैं, इन दो को देखना है। बेसिकली होता क्या है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो समझ में आ गया था, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। बेसिकली डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड स्क्वायर। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे कैसे बनाएंगे इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स कौन सा है, जेड, मान लो ये जेड है और ये वाई है। तो ऑन द एक्सेस बनाने हैं मुझे ये और ये और ये। ठीक है जी, तो ये हो गया है मेरे पास कौन सा, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा वाला हो गया है, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन करना है, दूसरा कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। तो ये आ गया, ये जेड है मेरे पास। और अगर मेरे पास ये मैं यहां से बाहर की तरफ दिखा रहा हूं, ये मेरा एक्स एक्सेस है अगर, तो ये हो गया है मेरा एक्स एक्सेस, ये एक्स स्क्वायर। ये कौन सा है, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इनका ओवरऑल जो बनेगा वो देखिए, हाँ, जेड वाला जो जेड स्क्वायर जो वाला था, जेड एक्सेस के अलोंग जो दो लोब थी वो सेम आएंगी, ये जेड एक्सेस के अलोंग जो लोब है वो सेम आएंगी। एक इस साइड से आ जाएगा, एक इस साइड से आ जाएगा, और एक आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ओवरऑल हम इसको कैसे बनाते हैं, फिर इसको हम ओवरऑल बना देते हैं कुछ ऐसा। ये हो गया आपके पास जेड स्क्वायर और यहां से ये। तो इस गोले का मतलब ये है कि ये एक्स वाई प्लेन में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम इस वाली ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, डी जेड स्क्वायर। तो बेसिकली डी जेड स्क्वायर जो होता है आपका वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसका, डी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपके डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसको मैं ऐसा दिखाता हूं। तो ये 5d ऑर्बिटल हो गए हैं, मैंने 5d ऑर्बिटल आपको बना के बता रखे हैं। इन दोनों की जगह पे क्या ला सकता हूं मैं, डी जेड स्क्वायर ला सकता हूं मैं, डी जेड स्क्वायर ला सकता हूं। तो ये हो गया है मेरे पास किसके बारे में, ये हो गया है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बाकी लोगों तक भी भेजिए। अब हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT फॉर किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFT किस तरीके से काम करती है।
CFT किस तरीके से काम करती है, क्या कह रहा हूं मैं, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, CFT डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है आपके पास, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड लीगेंट होगा और वो मेटल के साथ कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हो गया है मेरे पास 6 लीगेंट हो गए एक मेटल के साथ। ये कैसे रहेंगे, ये एक ऑक्टाहेड्रॉन के किस पे होंगे, मेटल सेंट्रल मेटल के पे होगा, सेंटर पे होगा ऑक्टाहेड्रन के, और जितने आपके पास एजेस हैं सब एजेस पे लीगेंट होंगे, ये लीगेंट होंगे, 6 लीगेंट ये हो गया है। तो इसको मैं क्या कहता हूं, बराबर कर देता हूं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये है आपके पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। ये क्या है आपके पास, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये और ये ऑक्टाहेड्रन हो गया है। उस ऑक्टाहेड्रन में इस ऑक्टाहेड्रन में हमने क्या किया, आपके पास मेटल किस पे है, सेंटर पे है, ऑक्टाहेड्रन के मेटल सेंटर पे है, और हर एज पे आपका क्या है, लीगेंट लगा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से। इसको हम कहते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रन कहते हैं। तो देखिए अब मेटल जब फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में जब मेटल होता है, फ्री स्टेट में जब मेटल होता है, तब उसके पास जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जब सब पांचों डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजेनरेटेड होते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल डीजेनरेटेड होते हैं। डीजेनरेटेड का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, दोनों पांचों डी ऑर्बिटल किसके होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। मतलब फ्री स्टेट में आपके पास मेटल पे कोई कोई मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल जो है वो ऑल डिजेनरेटेड है, मतलब उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन अब लीगेंट अगर बहुत दूर है, फार फील्ड है, बहुत ज्यादा दूर अगर आपका लीगेंट है, तो ये मेटल की डिजेनरेसी बनी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही लीगेंट मेटल के साथ लीगेंट मेटल के पास आने लगता है, तो ये जो लीगेंट होते हैं, ये लीगेंट क्या होते हैं आपके, ये मेटल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वली एक्साइटेड हो जाते हैं, इक्वली क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये वाला कहलाता है आपका फार फील्ड। ये क्या कहलाता है, फार फील्ड कहलाता है। फार फील्ड का मतलब हो गया है जब लीगेंट बहुत दूर है, तो इन पांचों डी ऑर्बिटलों को लगता है कि ये पांचों डी ऑर्बिटल क्या है, पांचों डी ऑर्बिटलों को लगता है कि उनको इलेक्ट्रॉन मिलने, लीगेंट उनको इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसीलिए वो पांचों इक्वली एक्साइटेड होते हैं, इसीलिए वो डिजेनरेटेड स्टेट में रहते हैं। लेकिन जब लीगेंट आपका नियर फील्ड में आता है, नियर फील्ड में आता है, या लीगेंट आपका और क्लोज आता है, तो ये 2 एनर्जीज के सेट में टूट जाता है। पहला हो गया है एक ईजी में और एक 2TG में टूट जाता है। 2TG वाला नीचे होता है और ईजी वाला जो होता है वो क्या होता है, ऊपर चले जाता है। तो इसको हम बैरी सेंटर कहते हैं। तो ये फार फील्ड हो गया और ये नियर फील्ड हो गया है। अब इसको समझाना है मुझे, ये कैसे हुआ, ये सब हुआ कैसे। फ्री स्टेट में मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं। फार फील्ड में जब लीगेंट बहुत दूर रहता है, तो तब उनकी एनर्जी सेम रहती है, वो क्या रहते हैं, डिजेनरेटेड रहते हैं, डिजेनरेटेड रहते हैं। और नियर फील्ड में वो ईजी और 2TG में टूट जाते हैं। हुआ कैसा ये, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने एक क्या बना दिया है, आपने एक क्या बनाया, ऑक्टाहेड्रन बनाया है, ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रन बनाया आपने। और उस ऑक्टाहेड्रन में जो आपका ईजी वाले हैं, ईजी वाले कौन से हैं आपके पास, dz² हो गया और dx² माइनस y², ये ऑर्बिटल हो गया है। ये किस पे होते हैं, ऑन द एक्सेस होते हैं, ऑन द एक्सेस होता है, ये एक्सेस पे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास 2 तरीके के लीगेंट हैं जो एक्सेस पे हैं। मैं बना के दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं। ये हो गया है, मान लो मैंने मेरे पास ये ऑन द एक्सेस वाले हो गया, ये dx² माइनस y², ये क्या है आपके पास, dx² माइनस y², ये आपके पास ऑन द एक्सेस है। जबकि 2TG वाले जो हैं वो क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सेस होते हैं। ये बिटवीन द एक्सेस हो गया है, बिटवीन द एक्सेस हो गया है। तो बिटवीन द एक्सेस वाले मान लो ये y है, ये x है, ये dx और
वाई। अब देखो कुछ ऑर्बिटल जो है ये ऑन द एक्सेस है और कुछ ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सेस है, और लीगेंट जो होता है वो एक्सेस की साइड से इस साइड से अप्रोच करता है। एक्सेस की साइड मतलब उन ऑर्बिटल एक्सेस लीगेंट जो होता है वो एक्सेस एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस मतलब लीगेंट यहां से अप्रोच करेगा, यहां से अप्रोच करेगा, यहां से नीचे को आएगा या यहां से आएगा या यहां से जाएगा आपका लीगेंट। तो बेसिकली लीगेंट देखो भाई दो दो सेट हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जो एक्सेस पे है और कुछ ये हैं जो एक्सेस के बीच में है। तो एक्सेस के बीच वालों को ऐसा लगता है कि लीगेंट उनकी तरफ से आएगा और एक्सेस वालों को लगता है कि लीगेंट वहां से आएगा। बेसिकली लीगेंट कहां से अप्रोच करता है, लीगेंट आता है एक्सेस की तरफ से। लीगेंट आता है किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, न कि इस डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन से नहीं आता, लीगेंट एक्सेस से अप्रोच करता है। वो ऑर्बिटल जो एक्सेस पे होंगे, जो अक्षों पे एक्सेस पे होंगे, वो क्या करेंगे आपका, उनमें मोर रिपल्सन होगा। वो उनमें क्या होगा, रिपल्सन मोर होगा, रिपल्सन मोर होगा, रिपल्सन मोर होगा। रिपल्सन ज्यादा होगी तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या, मोर होगी। और वो क्या हो गया आपके पास, डिस्टेबलाइज हो गया है, डिस्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। मैंने कहा कि आपका एक्सेस की तरफ से अप्रोच करेगा लीगेंट, एक्सेस की तरफ से अप्रोच करेगा तो एक्सेस पे कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उन दोनों एक्सेस पे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और लीगेंट के जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ जाएगा तो रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। कौन से बीच में, ये मेटल के ऑर्बिटल हैं और लीगेंट के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लीगेंट के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन समझ रहे हैं बात, रिपल्सन। और रिपल्सन जितना ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, वो बैरी सेंटर से ऊपर चले जाएंगे। और इनके केस में क्या होगा कि इनकी केस में इलेक्ट्रॉन यहां से अप्रोच कर नहीं रहा है तो यहां पे रिपल्सन कम हो जाएगा। रिपल्सन कम हो जाएगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब वो स्टेबलाइज, वो बैरी सेंटर से नीचे आ गए, बैरी सेंटर से ऊपर। तो ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, इस गैप को क्या कहते हैं, डेल ओ कहते हैं, डेल ओ कहते हैं या डेल ओ कहते हैं। ये हो गया है आपके पास गैप है किसके बीच में, आपके पास Eg और 2Tg के बीच में। बेसिकली ये जो होता है ये होता है आपका प्लस 0.6 ऑफ डेल ओ और ये माइनस 0.4 ऑफ डेल ओ। ये ऐसा होता क्यों है, प्लस 0.6 ही क्यों होता है, बेसिकली इससे ऊपर डिफरेंस जितना होगा उससे नीचे भी डिफरेंस उतना ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरे पास दो ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल है तो 2 इंटू माइनस 0.6 पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, प्लस 1.2, प्लस 1.2। यहाँ पे तीन ऑर्बिटल है तो 0.4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 1.2। तो माइनस 1.2 और प्लस 1.2 उनका क्या है, बराबर, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए ऊपर कितना होता है, 0.6 होता है और नीचे कितना होता है, माइनस 0.4 होता है। तो ये हो गया है आपके पास किसके बारे में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। मैंने क्या क्या कहा कि फ्री स्टेट में पांचों डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं फार फील्ड में, लेकिन वो फार फील्ड में जब लीगेंड बहुत दूर होता है तो वो इक्वली एक्साइटेड होते हैं। जब लीगेंड पास आता है तो जिन ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो जिनकी तरफ लीगेंड ज्यादा क्या करता है, अप्रोच करता है, उनका उनमें रिपल्सन बढ़ जाता है लीगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन में, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, एनर्जी ऊपर और एनर्जी नीचे। तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम निकालते हैं CFSC निकालते हैं हम किसके लिए, अब हम CFSC निकालते हैं किसके लिए, CFSC हम निकालते हैं किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम CFSC निकाल सकते हैं। CFSC होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो कैसे निकल सकती है, CFSC के लिए एक फॉर्मूला होता है, CFSC इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू एन इंटू 2Tg प्लस 0.6 इंटू एन इंटू Eg। जहाँ पे इस n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2Tg, और इस n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, इसका ये मतलब है। ठीक है जी। तो मान लेते हैं मेरे पास D1 कॉम्प्लेक्स D1 है, तो D1 का मतलब क्या हो गया है, D1 का मतलब ये हो गया है आपके पास D में एक इलेक्ट्रॉन है, या आपके पास 2Tg है और ये आपके पास Eg है। तो एक इलेक्ट्रॉन से पहले 2Tg में ही जाएगा D1, D1 के लिए निकालना तो -0.4, एक ही है ना, इंटू 1, और इधर तो कुछ है नहीं, प्लस 0 इंटू 0 तो ये कितना हो गया -0.4, किसके लिए, D1 के लिए। इसी तरीके से मैं D2 के लिए निकाल सकता हूँ, कितना होगा मेरे पास टू, अब कहाँ जाएगा 2Tg में, 2Tg में जाएगा, एक दो और यहाँ खाली है, तो कितना 2Tg में दो है, 2 इंटू -0.4 कितना हो गया -0.8, और Eg में कुछ है नहीं इसीलिए 0 आ जाएगा। D3 में निकाल दूंगा वो कितना होगा -1.4। अब जो D4 है, इधर दो केसेस होते हैं, एक केस बनता है आपका हाई स्पिन का, दूसरा बनता है लो स्पिन। हाई स्पिन का कब बनता है, हाई स्पिन का जब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन है ना, जब 4 इलेक्ट्रॉन Eg में भी चले जाए और 2Tg में भी चले जाए, तो इधर निकालूंगा, ये नीचे हो जाएगा -1.2 और इधर कितना +0.6, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा -0.6। अगर मैं लो स्पिन करूं तो चारों डी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे मेरे पास, नीचे, 1 2 3 और 4, तो इसको यहाँ 4 हो गए तो -1.6। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि CFSE का कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं।